अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। ईद पे तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह साथ रहा और बड़ा मज़ा आया। वैसे आप लोगों की हमें फीडबैक भी आती रही, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि ईद की छुट्टियां जो थी ना, वो बिल्कुल उसमें एटलीस्ट मेरे लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो वो ईद का बिल्कुल वो फ्लेवर नहीं था। बिकॉज दिमाग जो था ना, दिल और दिमाग और सेंसेस सब कुछ इस्लामाबाद की उस घटना पे लगा हुआ था, जिसके बारे में आज हम एक्चुअली इन डिटेल बात भी करेंगे। और वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। इनफैक्ट वो ऐसा हादसा, ऐसा इंसिडेंट है कि उसके अलावा I don't know, You could not really think of anything else. Exactly. मैं अपने दोस्तों में बैठा हूँ, घर में अम्मी अब्बू रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ बैठा हूँ, तो बस इसी बारे में बात हो रही है कि जनाब जब भी ख्याल इस वाक़े का आता है या उस तरफ ध्यान जाता है तो आप का मूड भी ऑफ होता है, आप सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। और आप फिर सोशल मीडिया उठाकर देख लें तो जहां इस वाक़े की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की जा रही है वो तो ठीक है, ज़ाहिर काबिल मजम्मत वाक़या है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी सामने आ रही है जो इस बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि नूर मुक़द्दम उस शख्स के घर पर क्या कर रही थी, इन दोनों का क्या रिश्ता था, और उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि वो लड़की बेचारी कत्ल हो गई। और ना सिर्फ कत्ल हुई, बेईमाना वहशियाना दरिंदगी के साथ उसे कत्ल किया गया और उसका सर कलम कर दिया गया। बेसिकली उसके सर के साथ इन वेरी क्रैश टर्म्स। बिकॉज अगर किसी ने खौफ ज़्यादा होना है ना, डरना है, तो ज़रा इमेजिन करो कि उसके सर के साथ फुटबॉल खेली गई है। कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ समथिंग जो कि पूरा एक कलेक्टिवली एक मुल्क में एक लर्जा सा इसकी वजह से छा गया है। और दोबारा से एक रीअफर्म हुई है बात कि एक खातून, एक लड़की, एक औरत कहीं को भी बिलोंग करती हो, जिस तबके को भी बिलोंग करती हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़, कुछ भी हो, उसके साथ इस मुल्क में, हमारे माशरे में कुछ भी हो सकता है। और लोग अभी जो अब्दुल्ला कह रहे थे ना, सवाल फिर भी वही उठाएंगे। अच्छा, नॉट कि हुआ क्या है। ये भी पढ़ रहा था मैं हुमा, और मुझे लगता है कि मेरा तो इत्तेफाक है, आप अपनी राय दे सकते हैं कि अगर नूर मुक़द्दम का सर तन से ना जुदा हुआ होता और इस बेईमाना तरीके से कत्ल उसे ना किया गया होता और सिर्फ गोली मार दी गई होती तो शायद इतना आउटरेज ना होता इस वाक़े पे। औरत हैज टू गो थ्रू द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियोस और उसके बाद भी एक हफ्ते बहुत हुआ तो एक हफ्ते के लिए बात होगी और उसके बाद शायद किसी ने ये भी लिखा था इसी वाक़े के साथ कि अगर मोटरवे रेप केस में वो 3 बच्चे उस औरत के साथ ना होते तो सिर्फ यही सवाल होता कि वो रात को 1 बजे अकेली क्या कर रही थी। अच्छा, द प्रॉब्लम इज दैट वी वर डिस्कसिंग कि हम ये आज सुबह पूरा हफ्ता है अभी और हम ये स्टार्ट करें बात, और ये बात ऐसी है, इट्स लाइक द एलिफेंट इन द रूम, इसके अलावा और कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन वी हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट, जैसे कि जी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हुए हैं, पीटीआई वहाँ जीती है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और 2-4 और भी चीज़ें, जैसे हमारे एथलीट्स जो ओलंपिक्स गए हुए हैं, मतलब करोड़ों की आबादी के मुल्क से 10 लोग गए हैं सिर्फ, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आप माने या ना माने, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कनेक्टेड टू वन अनदर हैं कि हम क्यों नहीं स्पोर्ट्स में, हम क्यों कहीं और लगे हुए हैं। और जब हमारे ओलंपियंस जो कि अब ओलंपियन हैं और माशाल्लाह 5th पोजीशन पे हमारा नौजवान आया है, वो वेट लिफ्टिंग में बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया है, अब उसको मुबारकबाद देने के लिए, उसकी पैट ऑन द बैक करने के लिए सब आगे आ जाएंगे। लेकिन जिस मुश्किल से ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, बिल्कुल ही नामसाइद हालात होते हैं, कोई फैसिलिटीज नहीं होती, कोई बिल्कुल तालिब तला की बात करें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बहुत ज्यादा हो गए थे कि क्या कमाल है कि ये लड़का उधर पहुंच भी गया विद द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट ही हैड। We will talk about this, और it was so impressive अब्दुल्ला जो इसके attempts थे, और एक में ही miss, the way he came back and the way he was determined. So 67 की कैटेगरी में 177 इसने उठाया, 5th पोजीशन पे आया, सिर्फ 2 kg से। ये 3rd पोजीशन जो है वो 170 सिर्फ 2 kg से जो है ये 3rd स्पॉट ब्रॉन्ज मेडल जिसमें मिलता है वो मिस हो गया। लेकिन तालिब तलहा, you've done a great job and we are very proud of you. You were honestly, तालिब, you were the only ray of light in our ईद की छुट्टियां, वरना इतनी खबरें जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और आप जो थे आपने हमें खुश किया।
तो जनाब इन तमाम चीज़ों के बारे में इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, बहुत से इश्यूज हैं, जैसे कि कोविड और हमारे पास मेहमान भी होंगे। खदीजा सिद्दीकी वुड बी जॉइनिंग अस एज़ वेल। उनका जो केस है अटेम्प्टेड मर्डर का, वो भी बाय द वे मुलजिम बरी हो गया है ना, सो उस पर भी हम उनसे भी तफसीली बात करेंगे। और सर्टनली शी इज़ अ लॉयर, तो उनसे ये जो मुख्तलिफ वाक़यात सामने आए हैं गुज़श्ता चंद हफ्तों में उन पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस्लामाबाद वाले वाक़े का ही सबसे पहले तस्करा पहले बात करते हैं। और आपको एक दफ़ा फिर बताएं, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 27 साला नूर मुकद्दम के कत्ल ने सबको दहला कर रख दिया है। और 20 जुलाई को मकतूला को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गला काट कर कत्ल कर दिया गया। सफाकाना कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम ज़ाहिर जाफर को मौके से हिरासत में ले लिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 दिन की तौसी के बाद मुल्जिम को आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिम के वालिदैन और 2 मुलाजिमीन को भी गिरफ्तारी के बाद मकामी अदालत ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के खिलाफ मकतूला नूर के वालिद की मुद्दईयत में दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर मुल्जिम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का भरपूर मुतालबा किया जा रहा है, जबकि हुकूमती वज़रा केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। इस्लामाबाद में जो 2 मुकदमात हुए हैं, एक नूर मुकद्दम का केस हुआ है और दूसरा उस्मान मिर्ज़ा का केस हुआ है। मैं इसमें यकीन दिलाना चाहता हूं लोगों को कि हमारी जो पुलिस है वो बहुत एफिशिएंटली उसने उनके ऊपर काम किया है। देखें, क्राइम जो होता है वो तो हर माशरे में होता है और उसको, लेकिन अभी तक जितने यहाँ पे क्राइम हुए हैं उनको बड़ी एफिशिएंटली डील किया गया है और लोग जो हैं उनको इंसाफ मिला है। इन 2 मुकदमात में भी इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। और एक जो सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि एक अप्रोर है कि शायद किसी कोई बाहर चला जाएगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुल्ज़मान जो हैं वो जेलों में हैं और आप देखेंगे कि इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नज़र आएगा। ये तो आपने सुन लिया। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में थेरेपी सेंटर को भी सील कर दिया गया है, जहां मुबैना तौर पर मुल्जिम थेरेपी कोर्स के लिए जाता रहा है। और मुल्जिम का बरतानिया में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया। पुलिस के मुताबिक नूर मुकद्दम को पूरी मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। तफ्तीश से पता चला कि मुल्जिम अमरीका फरार होना चाहता था और मुल्जिम को जहनी मरीज साबित करने की कोशिश भी की गई। वाकया इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक और टेस्ट केस बन चुका है और पुलिस की नीयत तो बिल्कुल ऑब्वियसली ठीक है, तो मुल्जिम को बचाने का हर बार नाकाम हो सकता है अगर अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस ना यूज किया जाए। अब्दुल्ला, ऑनेस्टली ये बात हो रही है कि इन्फ्लुएंस यूज हो सकता है, बट आई फील कि ये केस बहुत क्लियर कट है। मतलब कि घर मुल्जिम का। मेरी बात सुने, क्योंकि हमारे पास माजी में हमारे पास शाज़िब कत्ल केस नहीं है, वो भी तो अल्टीमेटली फैमिलीज में रिकंसिलिएशन हो गई, लेकिन स्टेट उसमें भी मुद्दई थी, स्टेट उसमें इंटरवीन कर सकती थी। और आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है he might get away with this because the kind of connections that this family has or the amount of money that they can spend on it, maybe शायद मुझे लगता है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, होपफुली इंसाफ मिले। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अयाज अकबर यूसुफजई इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद और यही बात जो हम कर रहे हैं अयाज से पूछ लेते हैं। अयाज, अब देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। एक तो शोर है, क्योंकि पाकिस्तान में हमने इन द पास्ट ये देखा भी है कि जी लोग बच जाते हैं ऐसी चीज से भी। आप बड़ी अच्छी तरह इसको फॉलो कर रहे हैं केस को, क्या लूप होल्स आपको नजर आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि बड़ा एयर टाइट किस्म का केस है? देखिए, थैंक यू वेरी मच हुमा, गुड मॉर्निंग। अब्दुल्ला, आपको भी गुड मॉर्निंग। देखें, ये एक अपनी नौयत का एक ऐसा केस है जो इस वक्त बहुत हाई प्रोफाइल बन चुका है और इस पर तमाम लोगों की नजर है। जैसे अब आप टॉक ऑफ द टाउन भी है, ना सिर्फ मैं और आप बात कर रहे हैं बल्कि लोग घरों में बैठ के बात कर रहे हैं। कल यहाँ पर बहुत ज्यादा खवातीन भी इस्लामाबाद में इकट्ठी हो गई थी, उन्होंने भी एक इसको एहतजाजन जो है हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ दिया कि देखते हैं कि केस कहाँ तक अपनी मंतकी जो है वो अंजाम तक पहुँचता है। देखिए, लूप होल इसमें ये कह सकते हैं, अभी तक जो एविडेंसेस पुलिस के पास है, देखें अभी तक फोरेंसिक लैब्स की रिपोर्ट नहीं आई, नंबर 1। अभी सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे हमने रिपोर्ट किया कि सिर्फ ये मेंशन है कि मकतूला जो है उनका सर जो है वो धड़ से अलग किया गया, उनके जिस्म पर जो है वो तशद्दुद के निशानात पाए गए, इवन उनके पाँव पे, क्योंकि जब उन्होंने ऊपर से छलांग मारी थी तो वो जो एसी का आउटर था वो भी इनको लगा, उनके पाँव पर भी काफी ज्यादा जो है चोट के निशानात थे। लेकिन
कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्या आया उसी चाकू से ही उनकी डेथ हुई या पहले उनको कुछ चीज खिलाई पिलाई गई, ये तमाम चीजें डिटरमिन होंगी फोरेंसिक लेबोरेटरी की जो है रिपोर्ट्स के अंदर। अब बदकिस्मती से हमारे पास नेशनल फोरेंसिक लैब जो इस्लामाबाद में है उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है। अब ईद की छुट्टियां थी, अब ये पंजाब फोरेंसिक लैब के पास चीजें आज जाएंगी, आज मंडे है, अभी तक इस केस में कोई पेशरफ्त इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि देखें अदालत, मैं और आप कुछ भी कहें, अदालत जाती है एविडेंस से, शहादतों के ऊपर। अब पुलिस की प्रोसिक्यूशन है, जितनी बेहतर तरीके से शहादतें इकट्ठी होंगी उनको उस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन अपना केस सही तरीके से इसका अमरीकी शहरी होना और ये सारी बातें, अयाज इसका अमरीकी शहरी होना, क्योंकि पहले दिन जब इसे पेश किया जा रहा था उसने कहा जी आई एम अमेरिकन सिटीजन, मेरे लॉयर बात करेंगे, वो क्या इस केस पर असरअंदाज हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके वालिदैन भी अब हिरासत में हैं, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी? और ये बात कि जनाब इसने अपने वालिदैन को फ़ोन किया, बताया कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है, उन वालिदैन को पता था कि ये लड़की इस घर पर मौजूद है और प्रॉबली ये इंसिडेंट हो सकता है, या उनको इंसिडेंट होने के बाद पता लगा? थोड़ी सी डिटेल हमें दें, क्योंकि अभी भी बहुत सी कन्फ्यूजन और बहुत सी कयास आराइयाँ हैं इस वाक़े को लेकर। देखिए जी, सबसे पहले तो हमने इसको रिपोर्ट किया है। ये जो मुल्जिम है इसने ये मनसूबाबंदी कर रखी थी और अपने दोस्तों से जो इसका हल्का अहबाब था, जो 5-7 दोस्त थे, उनसे ये पूछता भी था कि मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ, क्या अगर मैं किसी का मर्डर करता हूँ तो क्या मुझे पाकिस्तान की जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या मुझे यहाँ पर सजा हो सकती है? इसके अलावा उसने ये भी अपने दोस्तों से कहा, जो पुलिस के पास अब रिपोर्ट हो चुका है हमारी स्टोरी के बाद, कि जी आया अगर मैं अपने माँ बाप को मार दूं तो क्या आया मेरे ऊपर कोई केस बन सकता है? देखें, ये मुल्जिम जो था इसने यूएस जाना था, 17 तारीख को इनके पेरेंट्स कराची गए, उसके बाद इसका यही प्लान था, उस कमरे के अंदर से पिस्टल का मिलना, उसकी गोलियां मिलनी, उसके बाद वो नकल नस्टर जो है वो मुक्का जिसको आप आईनी कहते हैं उसका मिलना और चाकू का मिलना, वो तमाम चीजें हैं जो प्री प्लान इसने अपने पास रखी हुई थी। और इस लड़की को बुलाया इसलिए था, फिर आते जैसे ही इसको बुलाया मकतूला को, इसका फोन ऑफ करवाया, फिर इसके पेरेंट्स इसको ढूंढते रहे, और फिर ये जो 3-4 दोस्त हैं, ये इनके जो मुकद्दम साहब हैं, उन्होंने इनसे बात की कि भाई वो नूर तो है नहीं, तो फिर इनको शक था क्योंकि ये दोस्त जो थे ये कंबाइंड थे, ये आपस में, नूर भी दोस्त थी, ये मुल्जिम भी दोस्त था, 3-4-5 और भी दोस्त है, तो ये उनको शक था कि ये कहीं वहां तो नहीं गई। तो ये 3 से 4 लोग 2:30 बजे यहाँ पे आए हैं, इसके घर में, मुल्जिम के घर पे आए हैं, और इनकी उसने पूछा कि जी नूर यहाँ है, उसने रिफ्यूज कर दिया कि यहाँ नूर नहीं आई। इनकी आपस में तल्ख कलामी भी हुई, जो वहां के गार्ड्स ने पुलिस को स्टेटमेंट भी दे दी है कि बहुत ज्यादा आपस में इनकी जो गर्मी सर्दी है वो भी हुई। उसके बाद उनको शक था इनके दोस्तों को कि ये अंदर मौजूद है, लेकिन उन्होंने नेग्लिजेंसी ये शो की कि वो अगर उनको 1% भी शक था तो उनको पुलिस को बताना चाहिए था या इनके पेरेंट्स को कॉल कर, जो उस पर नहीं हुआ। अब पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी देखें जी, कह रही हूं मैं पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी पे बात जी पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी ये है कि जब ये मकतूला वहां से भागने की इसने कोशिश की, उन्होंने बालकनी से ऊपर छलांग मारी, छलांग मारने के बाद वो एसी का आउटर के ऊपर आके गिरी, वहां से ये बच गई। वहां पर जो गार्ड था उसने जब ये देखा तो उस गार्ड ने जब उसके पास जाने की कोशिश की, इतनी देर में ये जो सफाक आदमी है इसने वहां से डायरेक्ट छलांग मारी, और जब ये छलांग मारी तो इसके इवन गोडे नीचे लग गए, ये नी जो है, और ये जख्मी भी होगा। लड़खड़ा के जाते रहा, उसने लड़की को हाथ से पकड़ा और इसको घसीटते हुए ऊपर लेके गया। अब इस दौरान गार्ड ने जो स्टेटमेंट दी है वो उसने कहा जी कि मैंने कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि मैं तो एक मुलाजिम आदमी हूँ, तो मैंने जैसे ही मैं करीब गया तो उन्होंने ऊपर दरवाजा बंद कर दिया। इनका जो घर है वो कंपाउंड टाइप है, जब आप इंटर होते हैं दरवाजा बंद, मेन डोर बंद, तो आपका बाहर के लोगों से आपका राब्ता नहीं है, ठीक है जी। तो गार्ड की नेग्लिजेंसी क्या है, उसने बजाय इसके पेरेंट्स को फोन करने के उसको पुलिस को 15 पे कॉल करनी चाहिए थी, ताकि अगर उसको ये लगा कि ये इतना एक्सट्रीम हुआ कि ऊपर से छलांगे दोनों ने लगाई है और मामला जो है नॉर्मल नहीं है, होती है कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा तो वो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की एक्सट्रीम पे होने के बावजूद भी उसने पूरी नहीं की। ये नंबर 1 नेग्लिजेंसी बाय गार्ड। उसके बाद इसकी पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी ये है कि अगर आपको गार्ड ने बताया कि वो इस तरह कर रहा है तो आपको पुलिस को फौरी कॉल करना चाहिए था, आपको रिहैब सेंटर वालों को कॉल नहीं करना चाहिए था। रिहैब सेंटर वालों की नेग्लिजेंसी क्या है कि अगर उनको इस मरीज का सो कॉल्ड इसका मेंटल अप्रोच भी पता थी या इसकी मेडिकल हिस्ट्री सो कॉल्ड है जो अभी तक इसको पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस को क्यों नहीं किया, उन्होंने खुद क्यों एक स्क्वाड बनाया 3-4 लोगों का और वहां से वो पहुंचे थे, मर्डर हो चुका है। बिल्कुल
बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। और अगर उनको पता चल चुका था कि वो घर पे ही है और बाप उस लड़की का उसको ढूंढ भी रहा है, तो दे शुड हैव हेल्प, कंसिडरिंग ये फैमिलीज एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं। 2 सवाल अयाज फाइनल। एक तो बता दें, बड़ा अपस्केल एरिया है ये इस्लामाबाद का। पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद इस्लामाबाद, उनको ये पता होना चाहिए कोई सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि अब तो अक्सर हर घर के बाहर अगले घर पे भी ऑलमोस्ट फोकस हुआ होता है, कैमरास लगे होते हैं, तो कोई इस किस्म के एविडेंस सामने आया है कि नहीं? और दूसरा ये कि आज भी हेयरिंग है अदालत में, क्या एक्सपेक्ट करें आज की हेयरिंग से? देखिए जी, इसकी पहले क्योंकि ईद की छुट्टियां थी, उस वक्त भी अपना इनका जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, जो जिसके पास इख्तियार होता है, वो भी छुट्टियों पे था, इसलिए 3 दिन का रिमांड मिला। उसके बाद जब दोबारा 3 दिन के बाद पेश किया गया, फिर छुट्टी थी, फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिन का रिमांड दिया। आज फाइनली जो इस इलाके का जुडिशल मजिस्ट्रेट है शोएब अख्तर, उसकी अदालत में पेश किया जाएगा। उसके पास इख्तियार है, पुलिस चाहती है कि 14 दिन का कम से कम रिमांड मिले ताकि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। हुमा अब्दुल्ला, अभी तक इस शख्स ने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला कि, और पुलिस निकालने में नाकाम भी रही। जो इन्वेस्टिगेशन विंग है इस्लामाबाद का, वो इसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम है कि इस शख्स के जुबान से एक लफ्ज नहीं आया कि इसने इसको क्यों मारा। ठीक है जी, नहीं तो मेरी बात सुने, पुलिस तो बड़े बड़ों को छतरौल लगाती है तो माशाल्लाह सब उगल देते हैं। पुलिस का रवैया कोई बहुत ही खास लग रहा है फिर नहीं, क्योंकि जब उसको लेके भी जा रहे थे, और अयाज आप भी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, कहता है बड़ा साबिर तो पुलिस बच्चा है, वाले उससे बात भी इस तरह कर रहे थे जैसे कोई वीआईपी आया है सामने। तो ये एक बात, जहां पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है डेफिनेटली, तो साथ जो होते हैं वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स करते हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब है कि हम अपनी पुलिस के बारे में कह रहे हैं जो इस लड़के से कुछ ना उगलवा सके, वो तो बड़े बड़े मुजरिमों से सब कुछ उगलवा लेते हैं। देखिए जी, अब मसला ये है कि जब इस शख्स को मैं खुद जाके फिजिकली देख के आया, तो ये लेटा हुआ था हवालात में। मैंने इवन पुलिस वाले से पूछा भी कि भी इससे पूछ गए, तो कहता है ये बात ही कोई नहीं करता, इसको उर्दू आती नहीं है, अभी एक्टिंग कर रहा है। इसके जितने भी करीबी दोस्त हैं उनसे हमारी बात हुई है, ही कैन स्पीक उर्दू जैसे हम बोलते हैं। अब ये ड्रामा कर रहा है, तमाम चीजें कि जी मैं अमेरिकन नेशनल हूँ। इसको एक्चुअली इसके जहन में ये चीज बिठा दी गई है या बैठ गई है कि अगर मैं उर्दू नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी बोलूंगा और मैं अमेरिकन नेशनल हूं, तो मुझे अमेरिकन एम्बेसी यहाँ से ले जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक अमेरिकन नेशनल के साथ साथ एक पाकिस्तानी नेशनल भी है इसके ऊपर, और ये जो क्राइम हुआ है ये पाकिस्तान की सरजमीन पे हुआ है। सो कहीं का भी सिटीजन हो, फर्स्ट कोर्ट ऑफ लॉ में इसको पाकिस्तान में पेश होना पड़ेगा। national basically, he is not an American citizen, he is a dual national, so वो पाकिस्तानी नेशनल भी है और अमेरिकन नेशनल भी है। क्विकली, ड्रग अब्यूज के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकी? क्या ये किसी नशे के इन्फ्लुएंस में था जब ये वाकया हुआ? क्या इसके कोई ब्लड टेस्ट वगैरह लिए गए हैं? क्योंकि इसके दोस्तों की जो रिपोर्टें हैं वो तो यही है कि ये शख्स नशे का आदी भी था। देखिए, इसका जो रिहैब चल रहा था वो नशे की, जब ये यूएस में यूके में पढ़ता रहा, यहाँ पे वहाँ पे ये बड़े बेदरेक तरीके से एक खास एक नशा है उसका इस्तेमाल करता रहा, जिससे इसके दोस्तों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि इसकी ज़हनी कैफियत बड़ी खराब हो जाती थी, जब वो नशा नहीं मिलता था तो ये अजीब अजीब फजूल किस्म की गुफ्तगू करता था। तो वो एक नशे के हवाले से इसका ट्रीटमेंट शायद चल रहा था, बाकी इसको कोई सैकड़ों प्रॉब्लम नहीं है। और मसला ये कि जो सैंपल्स, वही अब्दुल्ला फिर आएगी, जो सैंपल लिए गए हैं उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। लेबोरेटरी जब तक उसका सर्टिफाइड रिजल्ट नहीं आएगी उस वक्त तक asking you, we'll keep bothering you। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अयाज। और अयाज से बात करते हुए सारी बात में इसका अपने दोस्तों से पूछना, इस आदमी का, इस लड़के का अपने दोस्तों से ये पूछना कि अगर मैं कोई कत्ल कर देता हूँ और मैं यूएस नेशनल और मैं मतलब प्लीज बी विजिलेंट ऑफ हु यू हैंग आउट विद। मतलब एक बात जो ऐसी चीजों से बार बार निकलती है कि आप अपने दोस्तों में भी छांटी करें कि कौन से इस काबिल दोस्त हैं जिनके साथ आप रहे। आई मीन ये जब कॉन्वर्सेशन इस बात पे आ जाए ना कि जी मैं कत्ल कर सकूं, तो आपके सारे जो अलर्ट सिग्नल्स हैं वो खड़े हो जाने चाहिए कि ये किस किस्म की बातें कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये कहाँ की तरफ देख रहा है। बी अ लिटिल प्रोएक्टिव एंड बी अ लिटिल स्मार्ट, क्योंकि आजकल की दुनिया में सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वो डाउट आप उस बंदे को दें जिसने कभी कुछ ऐसा ना किया हो। जब आपको पता है ये ड्रग पुशर है, आपको पता है कि ये किस किस्म की माइंडसेट का आदमी है, माना गया आपका दोस्त है, फिर भी आप थोड़े से लंदन में जो वायलेंस का इंसिडेंट है वो इसकी माँ के साथ एक्चुअली झगड़ा था। माँ पे हाथ उठाया, एक रेप केस वहाँ पुलिस आ गई थी और वहाँ सब केस दर्ज हुआ था। और वालिदैन, बहुत से हमारे वालिदैन हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जो ज़िंदगी की बागडोर में इतने आगे निकल जाते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों पे नज़र रखना, बच्चों की तरबियत करना और बच्चों को उनके आपे से बाहर ना होने देना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो कहीं वालिदैन की कोताही भी होती है कि किसी का बेटा या बेटी इस स्टेज पे पहुंचता है। बाकी हम सबको दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको औलाद की आजमाइश से बचाए। और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वी हैव टू मूव ऑन टू अदर थिंग्स। लेकिन खुदा
अल्लाह के लिए अपनी बेटियों पे जितना नजर रखते हैं अपने बेटों पे भी रखें, ज्यादा रखें, क्योंकि आज़ादी तो उनके पास ज्यादा होती है। बट वील टॉक अबाउट ये ऐसी चीज है जिसपे हम ये कह के छोड़ना नहीं चाहते। वील टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, लेकिन लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट No, actually, let's take a break. तो कल के इलेक्शंस पे बात कर लेते हैं। Congratulations to पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, they have made it again। और आज़ाद कौमी सतह के बाद अब आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएगी प्रॉब्ली। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा है, कारकुनों का जश्न जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 25 नशस्तें जीती हैं, पीपल्स पार्टी 11 और नून लीग सिर्फ 6 नशस्तों पर कामयाब रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को एक नशस्त मिली है, जबकि एक नशस्त का नतीजा जो है वो अभी आना बाकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 58% Which is great actually। इस सारे सिनेरियो में सबसे खुशी की बात यह है कि आवाम ने भरपूर अंदाज में इस इंतखाबी एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, which is exactly contrary to what happens on the other side of the line of control। क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहाँ पे वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर होता है। कठपुतली हुकूमत के लिए जो एक ढोंग रचाया जाता है इंतखाबात का, वो सबके सामने ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंतखाब हुआ है उसमें भरपूर आवाम ने शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि दे ट्रस्ट दिस सिस्टम एंड दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। खवातीन का टर्नआउट मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज जो हम शॉट्स देख रहे थे, जिस से भी बात हो रही थी, उसमें नजर आ रहा था कि खवातीन आर इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्टेड। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमारी पहले भी बात हुई थी जब इंतखाबात होने वाले थे, अब नताइज आ गए, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि ज़ाहिर है जो मरकज़ में हुकूमत होती है झुकाव यही होता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी वही जमात हुकूमत बनाए, लेकिन जितनी सीटें मिली हैं पीटीआई को, ये पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी या उनकी तवक्को से ज़्यादा सीटें मिली हैं या कम मिली हैं उनकी तवक्को से सीटें? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। एक पहली बात तो जो बात अभी आप कर रहे थे मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन से, मैं उस पर ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया को और पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सफ़ीर बैठे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो ये थोड़ा सा फ़र्क जान ले कि गन पॉइंट पे होने वाले इलेक्शन में जो मकबूजा कश्मीर में इंतखाबी ड्रामा रचाया जाता है उसमें और एक आज़ादाना इलेक्शन में क्या फ़र्क है। कि वहाँ पर हिंदुस्तान की तमाम तर जो है वो इन्वेस्टमेंट के बावजूद, धौंस धांधली के बावजूद टर्नआउट कभी 10% से ज़्यादा नहीं जाता और मोस्टली हल्कों में 2-3% से ज़्यादा वोट नहीं डाले जाते। लेकिन यहाँ आपने देखा कि रात वक्त ख़त्म होने तक कतारें लगी हुई थी और वक्त ख़त्म होने के बाद भी टाइम बढ़ाया भी गया बाद पोलिंग स्टेशन पे और वहाँ पर वोट डाले गए। एक तो ये खुश आइंद बात है कश्मीरियों ने जिस तरह इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। दूसरा मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ खुश नज़र आ रही है, लेकिन रिज़ल्ट को अगर आप गौर से देखें तो जो ये एक बयानिया दिया जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर में वही हुकूमत बनती है जो मरकज़ में हुकूमत बने, क्योंकि उन सब को ये एहसास होता है कि आज़ाद कश्मीर की तमीर व तरक्की अगर आपने करनी है, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को मुलाजमतें देनी है, तो क्योंकि मरकज़ ने ये सारे फ़ंड आज़ाद कश्मीर को ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो इसलिए उस जमात को वोट दिया जाए जो मरकज़ में हुकूमत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुलाजमतें मिल सकें। लेकिन उस हवाले से ये तारीख का मैं समझता हूँ कि सबसे बुरा रिज़ल्ट है हुक्मरान जमात के लिए कि आज़ाद कश्मीर की 33 नशिस्तों में से आधी नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने लूज़ कर दी हैं। आज़ाद कश्मीर में जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी उसे मिली है वो जाकर मुहाजिरीन की अगर 9 नशिस्तें इसमें से आप निकाल दें 12 में से, तो आज़ाद कश्मीर की 33 नशिस्तों में से तहरीक इंसाफ ने अब तक के मुताबिक 16 नशिस्तें हासिल की हैं। इसका मतलब यह है कि फिर वो बयानिया किधर गया कि अगर तमीर व तरक्की के लिए आज़ाद कश्मीर के लोग वोट देते हैं, वो सिर्फ ये नहीं देखते कि इस सियासी जमात का किरदार क्या है, इसकी तहरीक आज़ादी के हवाले से कमिटमेंट क्या है, इस जमात के लोगों का जो है वो ओवरऑल रवैया क्या है। अगर इसको नज़रअंदाज करके आज़ाद कश्मीर के लोग सिर्फ तमीर व तरक्की और सिर्फ बजट को देख के वोट देते हों, तो फिर तो यहाँ जो है 2/3 मेजॉरिटी आज़ाद कश्मीर में भी लेनी चाहिए थी तहरीक इंसाफ को। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर माजी के रिज़ल्ट आप देखें, मतलब पिछला जो रिज़ल्ट था, अगर आप जो 2016 का इलेक्शन था
उसमें आप देखें तो उस वक्त हमारी नशिस्तें कम थी, 4 नशिस्तों का इजाफा हुआ है इस साल आज़ाद कश्मीर असम्बली में। लेकिन उस वक्त जो इलेक्शन हुआ, आज़ाद कश्मीर की 29 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, अब 33 सीटों पे इलेक्शन हुआ है। उन 29 में से 23 नशिस्तें जो है वो नून लीग ने जीत ली थी। इतना फर्क आप महसूस कर सकते हैं। अच्छा बट साहब क्विकली, नून लीग बिल्कुल ही 3rd नंबर पर आई है, तो वो उनके लिए सरप्राइज है क्या? इलेक्शन कैंपेन में मरीम नवाज साहिबा नहीं कन्विंस कर पाई अवाम को, या फिर कोई और गलती हुई मुस्लिम लीग नून से, या उनकी पिछली परफॉर्मेंस से लोग इतने नाला हैं और सैटिस्फाइड नहीं हैं? पार्टी की 11 नशिस्तें भी थोड़ी सी सरप्राइजिंग है क्योंकि उनका उस तरह प्रेजेंस इधर नहीं रहा। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि थोड़े से टेबल्स जो हैं ये चेंज हुए हैं? देखें, आज़ाद कश्मीर का मामला थोड़ा सा पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। यहाँ बरादरियों की सियासत ज़्यादा है, तो इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था पहले दिन से, डे 1 से, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें 8 से 12 तक हो सकती हैं। ये तमाम तज्जिया निगारों की राय यही थी कि बाद सीटें 4-5 सीटें जो सबसे ईजी आज़ाद कश्मीर में थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि इन कैंडिडेट ने जीतना है, उनका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के था, जो तकरीबन पहले ही नज़र आ रहा था। उनके 7, 8, 9 उम्मीदवार जो है वो रन में थे, जिनमें से 4-5 जीत गए, 4-5 रह गए। इसी तरह 15 नशिस्तें ऐसी थीं जहाँ तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बहुत क्लोज कंटेस्ट था। अगर आप वोट देखें तो कहीं 1000 का फ़र्क है, कहीं 2000 का फ़र्क है। अगर नून लीग ने किसी जगह 30,000 वोट ले लिए हैं, 20,000 वोट ले लिए हैं, तो आज़ाद कश्मीर में ये वोट कम नहीं है। अलबत्ता अपसेट हुआ है मुहाजिरीन की नशिस्तों पे, जिस पर नून लीग वावेला भी कर रही है कि भाई वहाँ धांधली हुई है, क्योंकि अगर वहाँ ठीक है तमीर तरक्की से कोई तल्लक नहीं है मुहाजिरीन की नशिस्तों का। तमीर तरक्की का वोट तो मिलना चाहिए था आज़ाद कश्मीर से। सही, ये तो था आपका तज्जिया भी और ग्राउंड रियलिटीज भी आपने हम तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से। और इन द एंड कंग्रेचुलेशंस टू द विनिंग पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हम ज़रा बात करेंगे और ओलंपिक्स की बात तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब हमारे वज़ीर आज़म एक इतनी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हों तो हम तवक्को हमें नेचुरली ये करनी चाहिए कि जनाब जब ओलंपिक्स के लिए हमारा वफ्द जा रहा होगा या उससे पहले की तैयारी, जब ओलंपिक्स, आपको पता है, किसी को पता ये तो नहीं है कि कल ओलंपिक्स होने, सबको पता होता है, तो उन्होंने शायद ओलंपिक्स फेडरेशन को पूछा हो या अपनी किसी की जिम्मेदारी लगाई हो कि जनाब पूछें कि कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अपैरेंटली अगर ये हुआ होता तो वो ना होता जो हमने देखा है। ये जितना भी हमारा कंटिंजेंट है ना, उसमें खिलाड़ी कम और ऑफिशियल ज़्यादा हैं, ऑफिशियल्स में भी कोचेस कम हैं। ये ओहदेदारान जो होते हैं ना, इनकी बहुत बड़ी तादाद। जस्ट टू नेम इट 10 एथलीट्स गए हैं और 12 ऑफिशियल्स गए हैं, तो आपको साथ साथ ये भी बता दें। और बट आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल कोचेस, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल्स, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर सरप्राइज्ड। बाय द वे, ये तो दिहाइयां गुजर गई हैं जब से यही सिचुएशन चल रही है। अब खबर तो तब बने जब कुछ बदले, तो लिहाजा हम बात इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज अब वी फील के जो हेल्म ऑफ अफेयर पे जो शख्स बैठा हुआ है, जैसे कि हमारे वजीर आजम है जो कि खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, तो अब हम एटलीस्ट उम्मीद तो रखनी चाहिए ना कि अब चीजें बदलेंगी। बिकॉज अदरवाइज जो लोग होते थे उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जी उनका रुझान स्पोर्ट्स में होगा और इतने मसले और रोले हैं कि वो वहीं लगे होंगे। बट नो, खान साहब को तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि स्पोर्ट्स किस तरह आपकी जिंदगी जो है वो बदल सकती है। जनाब इसी पे हम बात करेंगे और हमारे पास बड़े ही खास मेहमान हैं, ओलंपियन इस्लाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इस्लाउद्दीन साहब, आपने वक्त दिया हमें। ज़ाहिर है आपने उरूज देखा है, यू हैव बीन एन ओलंपियन योरसेल्फ। किसी ज़माने में पाकिस्तान ओलंपिक्स में रेगुलर जाता भी था और मेडल भी लाता था, और हॉकी में तो ज़ाहिर है हम बहुत बार मेडल लेके आए हुए हैं। लेकिन अब माशाल्लाह आपने देख ही लिया, हमने बात ही कर रहे थे कि 1 दर्जन से ज़ायद जो हैं वो ऑफिशियल साथ जा रहे हैं। मेडल्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, टॉप 10 में भी कोई आ जाता है तो हम ऐसे जश्न मना रहे होते हैं जैसे कोई इस्लाउद्दीन साहब, इसी में से हमारा जाना ही इतनी बड़ी चीज़ होती है कि हम ये नहीं सोचते कि आगे से हम कुछ जीतेंगे कि नहीं, हम तो इसी बात पे हैरान होते हैं कि वाह हमारे पास 2-4 लोग हैं जो जा सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप? ओलंपिक की एक क्वालिफाइंग रैंकिंग होती है, जब आप उस क्वालिफाइंग रैंकिंग को क्वालिफाई करते हैं तो आप जाके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मिसाल के तौर पर हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी के जो है वो पहली दूसरी मैक्सिमम अगर आती थी कभी तो
तीसरी पोजीशन आती थी, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी करती थी और अगर आप देखें तो मेडल भी लाती थी। अगर हम हॉकी की बात करें तो वर्ल्ड में जो रैंकिंग है वो 17वें नंबर पर है, जबकि ओलंपिक्स में जो टीमें खेलती हैं वो 12 खेलती हैं। तो जाहिर है जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर कैसे जाएंगे। और जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है तो वो लोग जो उस वक्त होते हैं वही जिम्मेदारी लेंगे और वो बताएंगे कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है और क्या वजूहात हैं, की बात कीजिएगा क्यों नहीं जा सके। बाकी बात रही दूसरे गेमों की, तो उसमें यह है कि पाकिस्तान के मेरे ख्याल 10 से 12 का कॉन्टिनेंट गया है। 206 ममालिक जो हैं इस 2020 ओलंपिक्स में शिरकत कर रहे हैं। तो अब वो जो लोग गए हैं वाइल्ड कार्ड में, जो लोग जाएंगे जाहिर है वो भी क्वालिफाई नहीं कर रहे थे तो वाइल्ड कार्ड में गए हैं। तो वाइल्ड कार्ड में जाने का मकसद ये है कि सिर्फ आप एंट्री दे रहे हैं। रहा ये कि आगे मेडल जीतने की बात, तो वो तो कहते हैं ना कि अभी कहना कुछ कबल वक्त होगा। अल्लाह करे जो लोग गए मेडल बिल्कुल। इस्लाउद्दीन जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, लेकिन बात सारी वहीं आ जाती है। दिस नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 10 एथलीट्स और 12 ऑफिशियल्स, मतलब ये इक्वेशन ही ठीक कर दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा जनाब। और घरेलू तशद्दुद की हम बात कर रहे थे, जहां नूर मुकद्दम का केस हमने डिस्कस किया तफसील के साथ, वहीं तवातुर के साथ गुज़श्ता 3 हफ्ते या 4 हफ्ते आप उठा के देख लेना तो कोई ना कोई ऐसा केस हर हफ्ते सामने आया है जहां पर एक औरत की जान गई है और वो 4 बच्चों की माँ हो या फिर एक बहन हो या फिर नूर मुकद्दम। अच्छा, आप तो ये 3-4 दिनों की बात कर रहे हैं और हफ्तों की बात कर रहे हैं, हफ्तों की बात कर रहे हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि औरतों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है ऐसी चीज़ें सुनते हुए। ये तो वो चीज़ें हैं, ये वो केसेस हैं जो कि हाईलाइट हुई हैं सोशल मीडिया पे और उसके बाद थोड़ी सी उनके ऊपर थॉरोफेयर हुई और कोई काम हो रहा है, कोई बात हो रही है। अदरवाइज दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। द गुड थिंग इज़ कि नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। जब तक बात नहीं होगी तो ये रुकेंगे भी नहीं और इसीलिए हम भी बात करने लगे हैं। वी हैव आवर रिपोर्टर्स एज वेल। आपको बताएं कि रवा माह के आगाज़ से घरेलू तशद्दुद के एक टेरेबल किस्म के वाक़यात जो है मुसलसल सामने आ रहे हैं। 3 जुलाई को पेशावर में 2 भाइयों ने जायदाद के झगड़े पर माँ और बहन को पीट डाला। ये वीडियो आपको याद है, इसके ऊपर हमने बात भी की थी। 7 जुलाई को इस्लामाबाद में उस्मान मिर्जा नामी शख्स की वीडियो सामने आई। मुलजिम ने नौजवान जोड़े पर तशद्दुद किया, लड़की को बरहना करके डराता धमकाता रहा और फिर ऑफ कोर्स ज्यादती का निशाना भी बना डाला। 15 जुलाई को हैदराबाद में 4 बच्चों की आला तालीम याफ्ता माँ नशे में धुत शौहर के हाथों कत्ल हुई और ऐसे बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस हैं। और फिर 20 जुलाई को आपको पता है नूर मुकद्दम केस सामने आया और हर रोज़ एक नया ट्रेंड बनता रहा। आई होप कि ट्रेंड सिर्फ ट्रेंड ना बने रहें, वाकई इन मुल्ज़िमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाकर जो मुतासरीन हैं उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। बज़ाहिर कानून हरकत में है, तारीख पे तारीख और पेशी पर पेशी भी जारी है। मुल्ज़िमान सलाखों के पीछे भी पहुँच चुके हैं, मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर भी हैं। अहम ओहदों पर बराजमान अली अमीन गंडापुर जैसे वज़रा की मौजूदगी में हुकूमत से जल्द इंसाफ की तवक्को वैसे हमें थोड़ी कम लग रही है। जो सियासी जलसों में ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा और धमकियाँ में लहजा इस्तेमाल करने में मसरूफ़ रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ रायबन में 3 साला बच्ची, ये भी एक और वाक़या है, आप सुन के दहल जाएगा आपका दिल। 3 साला बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या भी सामने आया। 3 साला बच्ची और वो मुल्ज़िम भी सलाखों के पीछे है और हमारे माशरे की बड़ी भयानक एक तस्वीर है। और हम जब अपने माशरे में अपनी माशरती इक़्तिदार में फ़ख्र करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि हमें अब रिविज़िट करने की ज़रूरत है इस फ़ख्र को और इस प्राइड को जो हम बड़े अरसे से करते आए हैं। और मे भी मुझे तो लगता है इस प्राइड की वजह से ही हम आज इस दिन पर पहुँच गए हैं जहाँ पर ये वाक़यात हो रहे हैं। प्राइड ये जो होती है ना कि अपने आप को इस तरह समझना, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल दें, वी आर नॉट बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर अपने जो ऐसे गुनाह है कि छुपाते रहो ताकि हम बड़े अजीम नजर आए। डोंट लाई, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। वरना ये आप देख रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, लड़कों के साथ भी एक्चुअली हो रहा है। हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे क्योंकि रायबन वाली आपने जो बात की है, ये शायद लोगों को ये खबर नहीं है कि 3 साल की बच्ची, मतलब कि ये सोच के थोड़ा सा बंदा खौफज़दा हो जाता है। मियां आबिद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, हमारे साथ है। मियां आबिद, रायबन में ऑब्वियसली मासूम बच्ची से ज़्यादती की रिपोर्ट पर बात हुई है, अभी हमने जिक्र किया है, क्या वाक़या है, पुलिस क्या बता रही है, कुछ डिटेल दीजिए। लाहौर की नवाही आबादी है रायबन, वहाँ पे सुंदर रोड पर एक कालेदा कोर्ट
छोटा सा गांव है जहां पे एक शख्स की 2 बच्चियां जो कि प्ले और नर्सरी ग्रुप में पढ़ती थीं, तो वो करीबी स्कूल में जाया करती थीं। वहां पे एक शख्स जिसकी बीवी वहां पे टीचर थी और उम्र भी तकरीबन उसकी 25 साल है, मुंह पे बारिश आदमी है, और उसने ज़्यादती की है एक 3 साल बच्ची से। बच्चियां जब उसके बाप का कहना है कि घर से स्कूल गई और वापस 11:30 बजे वापस घर आ गई और सो गई, तो शाम को उस बच्ची जो थी वो परेशान थी। उसकी माँ ने उसको चेक किया, जिस पर उसने अपने शौहर को बताया और शौहर जो था उसने थाने इतला की, तो वहाँ पे बच्ची ने उस मुलजिम को शनाख्त कर लिया। मुलजिम अभी तक सेहत जुर्म से इनकारी है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि मेडिकल में ये बात साबित हो गई कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं सोच रहा हूँ 3 साल का बच्चा ना, ही कैन नॉट और शी कैन नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरे जुमलों में बोल सकते हैं, तो क्या बताया होगा? आपका दिल दहल जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं ये सोच कर भी। उधर पेशावर में कत्ल होने वाली बुशरा के केस से मुताल्लिक हमें अपडेट करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं रिजवान यूसुफ सईद। जी, ये वाक़या 3 जुलाई को पेशावर के थाना मिचनी गेट की हदूद में पेश आया, जहां पेशावर पुलिस के कांस्टेबल रज़ा अली ने अपनी बीवी बुशरा अली को गोलियां मार के कत्ल किया। न सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि अपने 2 बच्चों को भी गोलियां मार के ज़ख्मी किया। इस वाक़े की वजह कुछ यूँ है कि ये दोनों मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू नाचाकी की बिना पर अलहदगी थी। इनके 3 बच्चे थे, 2 बड़े जो बेटा और बेटी थे वो बुशरा अली के साथ रहते थे, जबकि एक छोटी बेटी जो थी वो मुलजिम के साथ रह रही थी। छोटी बेटी की बीमारी की खबर जब उसके भाई को पता चली तो वो अपने बाप के घर आया और अपनी बहन को लेकर अपनी बुशरा अली के घर ले आया। जब ये बात का पता मुलजिम रज़ा अली को हुआ तो रज़ा अली नहायत तैश में आ गया, क्योंकि रज़ा अली एक नशे का आदी भी था। रज़ा अली अपनी बीवी बुशरा अली के घर आया और वहाँ पर आके उसने अपने बेटा और बेटी को फायर किए, जिससे वो ज़ख्मी हुए और अपनी बीवी बुशरा अली को मौके के ऊपर कत्ल कर दिया। SSP ऑपरेशन यासिर अफरीदी के मुताबिक मुलजिम रज़ा अली को महकमे से मुअत्तल भी कर दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए न सिर्फ पेशावर बल्कि पाड़ा चिनार के अंदर भी छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त महकमे की अव्वलीन तरजीह जो है वो मुलजिम को सलाखों के पीछे खड़ा करना है। जी, मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ, मैं तो समझ नहीं आ रही कि ये अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब एक होता है ना जी, अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या है, और इस किस्म की सारी एक्सक्यूजेस सामने आते हैं। अब कौन है जिसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है? और ये जो घरेलू तशद्दुद है ना, अवेयरनेस वाली ये एक्सक्यूज छोड़ दें। इसका पढ़े लिखे होने से, एजुकेटेड होने से, फॉरेन क्वालिफाइड होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात पहले से एस्टैब्लिश्ड है। जैसे कि 4 बच्चों की माँ कुरतुलैन हैदर और इनकी जिन शख्स से शादी हुई थी, ये बड़े पढ़े लिखे, बड़े वेल सेटल्ड थे। ये खुद बड़ी पढ़ी लिखी एक बड़ी वेल सेटल्ड फैमिली से इनका ताल्लुक था, लेकिन कत्ल हो गई। नईम अली हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, 15 जुलाई की शब को कुरतुलैन की लाश को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जिसके बाद कुरतुलैन का पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी इब्तिदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये जाहिर हुआ कि कुरतुलैन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वाक़े के अगले रोज़ पुलिस ने मुकदमे का इंदराज किया कुरतुलैन के भाई असदुल्ला बलोच की मुद्दत में, जिसमें उनका ये कहना था कि जो उनकी बहन का शौहर है, कुरतुलैन का शौहर, वो आए रोज़ कुरतुलैन को तशद्दुद का निशाना बनाता था। कुरतुलैन की वालदा का ये कहना था कि आए रोज़ उमर खालिद मेमन जो कि कुरतुलैन का शौहर है वो उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स करता रहता था। 10 साल कबल कुरतुलैन की उमर खालिद मेमन से शादी हुई थी, 4 बच्चे भी हैं और बच्चों का भी ये कहना था कि उनके जो फादर हैं वो आए रोज़ उनकी मदर के ऊपर तशद्दुद करते थे। पुलिस की जानिब से उमर खालिद मेमन को, कुरतुलैन के शौहर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और पुलिस की जानिब से कोर्ट से तकरीबन 2 मरतबा अब तक जिस्मानी रिमांड लिया जा चुका है। ताहम हतमी चालान अभी तक पेश नहीं किया जा सका है और पुलिस का ये कहना है कि हतमी चालान जब पोस्टमार्टम की जब हतमी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हतमी चालान पेश किया जाएगा। जी, हम कुरतुलैन की तस्वीरें देख रहे थे, हम दिस कुड बी आवर कज़न, हमारी बहनों की शादी की तस्वीरें भी ऐसे ही हैं। शी ऑलमोस्ट लुक्स फेमिलियर। हाँ, और यू कैन नॉट बिलीव। एक तो मुझे ये बात, एक और चीज़ प्लीज़ इधर एक बात और समझ जाएं, ये कोई बड़ाई नहीं है अगर आप ये डोमेस्टिक वायलेंस आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब कितना बर्दाश्त कर लेंगे? आपको समझ तो आ गई है ना अगले इंसान की कि उसने कहाँ तक, उस किस लेवल पे लेके जाना है। ये पहले इट यूज्ड टू अब्दुल्ला मेक सेंस कि जी एक थप्पड़, एक ताना, कुछ इस किस्म की चीज़ें सह लो,
बट आजकल की आपने देखा ये बात ख़त्म किधर होती है, ये ख़त्म एक बड़े ही टॉर्चर पे, ये कत्ल पे ही ख़त्म होती है बात, तो शुरू में ही रोक लो इसको, या फिर आप जीते जी मार देते हैं। और एक डिवोर्स जो है ना वो वैसे एक लग्जरी भी है। अपनी बेटियों को इस काबिल करें। बहुत सी बेटियां सिर्फ इसलिए तलाक नहीं ले पाती कि या तो उनके माँ बाप उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको बच्चों के, उनके बच्चों को तो छोड़ छाड़ के चला जाएगा आदमी, नान नफ़का कौन देता है जो आजकल के ज़माने में। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल हो तो ठीक है अफोर्ड कर सकता है, वरना तो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके पास भाइयों के घर में रहने की कोई जगह होगी। सो अपनी बच्चियों को इस काबिल बनाएं कि ज़िंदगी में खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ऐसा वक्त आए तो वो अपने आप को अफोर्ड और प्लीज़ अगर आप लोगों के साथ कुछ हो रहा हो तो अपनी फैमिली को बताएं, एतमाद में ले, किसी को तो बताएं, अपनी बहन को बताएं, भाई को बताएं। इसके लिए कलेक्टिव आवाज उठाने की जरूरत है, इसीलिए हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो भी पेश हैं और साथ ही साथ एक और गेस्ट को भी हम इंट्रोड्यूस कर दें। माहिर कानून बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद बहुत ही एक हौलनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े से गुजरी हैं। और खदीजा से सबसे पहले तो खदीजा से ही बात कर लेते हैं। खदीजा, ये केसेस आपका भी केस था, उसको भी हमने कवर किया और उसमें भी हम शौक में चले गए थे और लगता ये था कि इतनी भयानक चीज के बाद अब लोग सीख गए होंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। द वे यू वर स्टैब्ड 23 टाइम्स। वैसे लगता ये भी था कि if somebody stabbed 23 times this is an attempted murder, तो कम से कम उम्र कैद तो होगी ही। बिल्कुल कोई मजाक तो हो नहीं रहा था। तो उसके बाद उस इंसान का भी अब हमें यही भी पता चला कि रिसेंटली वो निकल भी आया, 5 साल की सिर्फ सजा, वो भी पूरी नहीं हुई। चलें उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको इस सारे सिचुएशन में समझ क्या आई कि ये वायलेंस अगेंस्ट विमेन, बच्चियां, लड़कियां, औरतें, ये हमारे यहाँ क्यों है और अब तक खत्म क्यों नहीं हो रहा, कोई समझ क्यों नहीं रहा? I think we need to understand that yes, men are not robots. They abuse, they harass, they rape, they kill and they get away. ये चीज हमें माशरे में हमें अभी रिसेंट एग्जांपल से भी नजर आई है। और वो क्यों गेट अवे होते हैं? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। इसका रूट कॉजेज क्या है? इसके बेशुमार रूट कॉजेज हैं। जब हम बात करते हैं अपने माशरे की तो हम सारी का सारा फोकस होता है, सारा का सारा अटेंशन होता है वो फीमेल्स पे होता है। वो होता है कि बेटी की तरबियत ऐसे करो कि वो घर बसाए, बेटी को ये सिखाओ, बेटी को जो है वो शौहर की खिदमत करना सिखाओ, बेटी को हर चीज बेटी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। बेटे इस दौरान में औरतों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि औरत भी इंसान है। वो भूल जाते हैं कि तो भी हमने ऐसी इज्जत देनी है जैसे हम अपनी माँ को देते हैं। हमारे माशरे में औरत, बेटी, गालियां हैं, उनके ऊपर गालियां मुश्तमिल हैं और वो लड़के मर्द हमारे हजरात ऐसे वो गालियां देते हैं जैसे जुमला उस गाली के बगैर कंप्लीट नहीं होगा उनका। तो जब तक हमने ऐसे औरतों को कंट्रोलिंग नेचर उन पे रखनी है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हमारी मेल पेट्रियार्की नहीं खत्म होगी, तब तक ऐसे वाकयात नहीं रुकेंगे। हम क्यों नहीं कॉल आउट करते अपने ही ग्रुप में, अपने ही लोगों को जो कहते हैं कि जी हरास किया था क्या हो गया, जुमला ही कसा था क्या हो गया। हाँ, जुमले कसते हैं यही लोग। हम बाहर कोर्टों के बाहर भी चलते हैं, कोर्टों के अंदर भी चलते हैं तो हमें कहते हैं माशाल्लाह। को सदारती तमगे भी दिए जाते हैं खतीजा और उन्हें सेलिब्रेट भी किया जाता है बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। उस पर तो हम आएंगे ही और आपका सारा दिन अदालतों में गुजरता है। जाहिर है क्या केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, क्या सजाएं होती हैं, उस पर आएंगे। लेकिन जुनेद को भी आई रियली वांट हिम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एज वेल। जुनेद, यू हैव ऑल्सो सीन अराउंड यू कि ये जो घरेलू तशद्दुद होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका किसी भी क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ ऑल अराउंड अस। इसका ताल्लुक है लॉ इन्फोर्समेंट से। देखिए, इंसान तो वैसे तो जानवर ही है और मेन वेमेन बोथ। मर्दों में ये उनको हमें माशरे में हमें वैसे भी एक छूट दी हुई है मर्दों को, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उन्होंने भी कहा कि वो है। एक मर्दों को ये भी कहा कि मर्द तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। हमारी कंडीशनिंग ऐसे की हुई है कि मर्द को सुपीरियर और औरतों को एक सपोर्ट और इन्फीरियर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी के तौर पे हमें ग्रूम किया जाता है। पहली बात है कि मर्द को भी समझाने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू डू दिस या यू आर नॉट सुपीरियर। और औरतों को भी, हमारी बच्चों की भी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि बड़े होकर उनको काम भी करना है, उनको सोसाइटी का मेंबर बनना है, उनको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना है। तीसरी बात यह कि लॉ इन्फोर्समेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट जहाँ पे नहीं होगी प्रॉपर्ली वहाँ पे सब केओस ही है। एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। एक्चुअली ये बात आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट, सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि सजा नहीं मिलेगी तो फिर एग्जैक्टली और फिर बोल्ड हो जाता है ना। एग्जैक्टली वो जो फेयर जब तक नहीं होगा ना,
तब तक कोई भी चीज़ लिविंग क्रीचर कंट्रोल में नहीं आ सकती। आपको सेंस ऑफ फेयर वो क्रिएट करना है कि ये चीज़ जो है अगर होगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस है, और कॉन्सिक्वेंस की वजह से ही हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो फेयर ऑफ गॉड हो, चाहे वो फेयर ऑफ लॉ हो। फेयर ऑफ गॉड जिनके पास है वो तो ऑटोमेटिकली अपना कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फेयर ऑफ लॉ जिनको फेयर ऑफ गॉड नहीं है उनको फेयर ऑफ लॉ होना चाहिए एटलीस्ट, कोई डिटरेंस तो क्रिएट हो ना। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बात बल्कि मैं खदीजा से भी ये पूछना चाहूँगी कि अब हम ये बातें कर रहे हैं, अब तो ये कहना कि जी अनअवेयर हैं, हमें पता नहीं है कि ये करना है नहीं करना चाहिए, एवरीबडी नोज़ कि ये वायलेंस क्या है, ये किस नौइयत का होता है, ये सबको पता है। ख़वातीन खुद क्यों नहीं, जो पढ़ी लिखी है, जैसे नूर मुकद्दम का ही केस, अगर बहुत से लोगों का ये कहना है पढ़ी लिखी है, सफ़ीर की बेटी है, दुनिया फिरी हुई है, उसको वो वाइटल साइंस नज़र नहीं आ रहे थे कि आगे वो इंसान कैसा है, वो रेड फ्लैग्स नजर नहीं आ रहे थे। जबकि हमने अपने रिपोर्टर से बात की, कॉरेस्पॉन्डेंट से पिछले घंटे में, उनका खुद कहना है कि उस आदमी के, उस शख्स के, जाहिर जाफिर के, उसके दोस्तों से वो खुद पूछ रहा है कि अगर मैं कत्ल कर दूं, अमेरिका चले जाऊं, तो ये खातून खुद जो नूर मुकद्दम को नजर नहीं आ रहा था, या फिर लड़कियां एम्पावर्ड फील नहीं करती, इवन वो पढ़ी लिखी हो, इवन इफ दे आर अवेयर? Even well-educated, empowered women are scared to get out of abusive relationships. मेरे पास इतने केसेस आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, ख़वातीन आके कहती हैं कि हम तलाक लेना चाहते हैं, हम खुला लेना चाहते हैं, लेकिन हम जिस वक्त ही कदम उठाएंगे हमारा खामिद हमें आके मार देगा, हमें वो घर के अंदर चार दीवारी में ही मार देगा। तो हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़, उनको घरों में से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है ख़वातीन को मार देने के लिए। तो ये मर्द जो है, चले हम ये आ जाते हैं इस पे कि जो पूरी सोसाइटी है हमारी, काफी एक हद तक तबका है जो कहते हैं जी ये भी देखें कि लड़की की गलती थी, मॉरली रॉन्ग थी। मॉरल अगर आप उस पर डायमेंशंस पे ले आए ना, तो मॉरल डायमेंशंस मान लेते हैं, मर्दों की ईगो सेटिस्फाई कर देते हैं कि लड़की की भी उसमें गलती थी, लड़के की भी गलती थी, मॉरली गलत थे, लेकिन लीगली लड़का ही अकाउंटेबल होएगा क्योंकि उसने ये घिनौना जुर्म किया है। तो ये एज अ सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि व्हेन यू कमिट अ क्राइम so heinous you will be punished for it। एक सवाल मैंने हुमा प्लीज कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज, जब जजमेंट्स होती हैं, जब ये केसेस जाते हैं, तो ये मॉरल वाला ज्यादा हैवी हैंड होता है या लीगल रेमिफिकेशंस? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि ये क्या पहना हुआ था, क्या उसका रिश्ता था, ये सारी बातें बीच में आ जाती हैं और लीगल वाली चीज कम हो जाती है। वाई? बात यह है कि हमारी सोसाइटी में हम लोगों की पेट्रियार्की इस कदर हद तक है कि मैं भी कल अपने केस की भी जजमेंट पढ़ी थी, तो उसमें जो डिफेंस आया हुआ था वो यही था कि लड़की बड़ी मॉडर्न थी, लड़की की बड़े दोस्तों के साथ जो है ना उसके बड़े मेल फ्रेंड्स थे। तो ये चीज हमारे जजमेंट का पार्ट है, मेंटालिटी इशू है, दिस इज द मेंटालिटी इशू। और जब तक ये इन लोगों के, मुझे तो हैरानगी होती है ऐसे माँ बाप पे जो कहते हैं कि जी हम लॉयर भी करेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, अपने बेटे को जो किया हम उसके साथ खड़े होंगे। जी, जैसे कि अभी जाहिर जाफर को भी उसके वालिदैन आई एम श्योर बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जुनैद, यू वांटेड टू से समथिंग? इवन हमारी खवातीन भी कभी कभार जानबूझ के रिपोर्ट नहीं करती, बिकॉज वो उस सिचुएशन में चली जाती हैं जो एक स्टॉकहोम सिंड्रोम की हम बात करते हैं कि आपको विक्टिम पे तरस आना शुरू हो जाता है। अक्सर जिस तरह हम बात करते हैं इस केस में कि नूर को पता था कि लड़का है वो किस स्टेट ऑफ माइंड में और क्या है, अब्यूसिव भी है, पहले भी हो चुका है, बट स्टिल शी वाज नॉट लेटिंग हिम गो। वाई? बिकॉज प्रॉब्ली शायद वो सिंपथाइज कर रही थी उसमें कि यार ये प्रॉब्ली ऐसा है, डिस्टर्ब्ड है, ये ड्रग अब्यूज में दिखाया जाता है कि मैं ही हूं जो उसको बदल सकती हूं। एग्जैक्टली, ये भी है। अलिफ लैला की कहानी से निकल जाए। सो ये एक वो है हमारे लिए वेकअप कॉल है कि जितनी भी खवातीन जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में हैं वो जैसे भी फील कर रही हैं कि ये ख़ानदानी मसला था या इसकी ग्रूमिंग ऐसी है, जो भी हमारे बच्चे हैं हम उनको बाप नहीं मिलेगा, प्लीज़ लेट इट गो। एक वंस एन अब्यूसिव पर्सन जो है वो उस तरह कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ही हैज़ टू गो थ्रू ट्रीटमेंट, ही हैज़ टू। खतीजा, कन्विक्शन रेट क्या है हमारे यहाँ? जुनैद ने भी कहा जी लॉलेसनेस है, जाहिर है कोई डिटरेंस नहीं है, इसलिए धड़ल्ले से आपने भी कहा कि कितनी लड़कियां आती हैं, कितनी खवातीन आती हैं। मैं सोच रहा हूँ ये थॉट बड़ी आसान है कि मार देंगे भी, मार के भागेंगे किधर, जाएंगे किधर, खुद भी तो जेल में सड़ेंगे। कन्विक्शन रेट क्या है ऐसे केसेस का? कहाँ से आता है कि जी हम बच जाएंगे, किसी को मार भी दें तो वील बी फाइन? कॉन्फिडेंस इस तरह आता है कि जब कोई जुर्म ऐसा होता है तो सबसे पहले इन्फ्लुएंस यूज किया जाता है। अगर तो वो किसी गरीब खानदान से बिलोंग करता है, डिसएडवांटेज क्लास से बिलोंग करता है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि कन्विक्शन हो जाए। लेकिन उसमें भी केस इतना लंबा चलता है, 5-6 साल लग जाते हैं कहीं नहीं कि वो उसको डिले कर करके ट्रायल में
लंबी लंबी डेट्स लेंगे या फिर एविडेंस नहीं कराएंगे, एक पार्टी तंग करेगी, दूसरी पार्टी तंग, तो ये चीजें जो है ये फिर एक और बढ़ावा देती हैं कि चलो बेल पे हैं, बाहर हैं, ट्रायल चलता है, चलता रहे। तो इस तरह के केसेस में मैं समझती हूँ कि टाइम फ्रेम, इवन हमारे हाईकोर्ट के रूल्स कहते हैं कि 1 महीने में, 3 महीने में रेप का केस खत्म करें, लेकिन वो फॉलो कहीं नहीं हो रहा इन लेटर इन स्पिरिट। तो कानून मौजूद है कि इतनी देर में ट्रायल करें, इतनी देर में खत्म सजा हो, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा इन स्पिरिट। तो अच्छा, क्विकली खतीजा, एक लाइन में, टाइम कम है हमारे पास, क्या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अब ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, पहले कम होते थे, या रेशो बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या है साइंस कहती? रेशियो बिल्कुल बढ़ रही है, और ये जब तक क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस को कि लड़की रिपोर्ट करे, किस तरह करे, क्या उसको वो सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए जाएंगे, वो रिपोर्ट करे और उसको खामिद मार दे, ऐसा ना हो, जब तक ये पूरा एक हम एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे लीगली भी उसकी प्रोटेक्शन का, तब तक लड़कियां नहीं रिपोर्ट करेंगी। वो डरेंगी अपने खामिदों से, वो डरेंगी अपने खानदानों से जो उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते, वो डरेंगी कि उनके बच्चे रुल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका खतीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी। खवातीन की बहुत सी मजबूरियां हैं और इसमें एक मजबूरी ये भी होती है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, अगर हों भी तो ये डर कि मार दी जाएंगी। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा पहलू जिस पे लोगों को सोचना चाहिए, और हम पूरा एक शो करेंगे इस पे, पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि आप अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, जितने भी बच्चे हो, अमीर हो या गरीब हो, आप उनको किस तरह रेज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है। सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीजें। टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई जिद्दतें जासूसी करने वालों का काम आसान से आसान तर बना रही हैं, और ये जो इजरायली स्पाइंग सॉफ्टवेयर है ना, पेगासस स्कैंडल ने, इसके बारे में तो पढ़ के और सुन के आप परेशान हो जाते हैं। और खास तौर पे किस तरह ये स्पाईवेयर आपके फोन्स और आपकी डिवाइस में किस तरह आ सकता है, वो सुन के तो ज्यादा हम जरा खौफजदा हो गए। और क्या क्या कर सकता है? बिल्कुल, पेगासस स्कैंडल ने ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के दावों को मशकूक बना दिया है। डेफिनेटली सियासतदान, सहाफ़ी और मारूफ शख्सियात की खुफिया मालूमात भी महफूज नहीं है। इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने इस स्पाईवेयर को बनाया है, और पेगासस नामी स्पाईवेयर जो है वो एंड्रॉइड और एप्पल दोनों फोन्स को हैक कर सकता है। इसी सारे सिलसिले में हम बात करेंगे। उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। उसामा, बहुत से लोगों को इसका इदराक नहीं है कि क्या कुछ कर सकता है। सबसे पहले तो ये जो पेगासस स्कैंडल है, इसके बारे में हमें बताएं, आवाम को समझाएं कि ये किस तरह से आपके फ़ोन को करप्ट करता है, और उसके बाद आपको बिना पता लगे क्या कुछ कर सकता है आपके फ़ोन के साथ। बिल्कुल जी, ये पेगासस सॉफ्टवेयर एक वायरस की तरह ही है जो आपके मोबाइल फ़ोन में जो है इन्फेक्ट हो जाता है। इसको किस तरह भेजा जाता है? अक्सर जो ये टारगेटेड सर्वेलेंस है, तो एक टारगेट को चुना जाता है, जिस तरह आपने बताया, सियासतदानों को, मिलिट्री लीडर्स को, इसके अलावा दीगर जो आपके जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, इनके फ़ोन को एक लिंक भेजी जाती है, और वो एक सस्पिशियस सी लिंक होगी। या तो आपको अक्सर जो कुरानदाजी के मैसेजेस आते होते हैं, उनमें भी लिंक्स होती हैं, और इसके अलावा कोई फेक प्रोफाइल बना के प्रिटेंड करेगा कि शायद वो आपके दोस्त या जानने वाले और आपको एक लिंक भेज रहे हैं। आप उस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूरे फ़ोन को इन्फेक्ट कर देता है। इसमें सबसे ज़्यादा मखसूस ये बात है कि आपका कैमरा या आपका जो माइक्रोफोन है फ़ोन में, वो किसी भी वक्त जो है हैकर एक्टिवेट करके आपकी सराउंडिंग में बातें सुन सकता है, और आपकी कॉल्स भी रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी तस्वीर को एक्सेस कर सकता है, जो भी आपके डिवाइसेस में चैट्स हैं उनको भी पढ़ सकता है। तो इसमें यही है कि काफ़ी एक इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है, और इसको जो है अक्सर हुकूमतों की तरफ से जो है इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि NSO ग्रुप जैसी जो कंपनियां हैं वो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हुकूमतों को बेचती है। लेकिन इसमें जो है फिर अक्सर हमने हुकूमतों में देखा है, जिस तरह इंडियन हुकूमत ने कोशिश की कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के मोबाइल फ़ोन पर भी पेगासस का लिंक भेजने की वो कोशिश करे, जो उनका पुराना नंबर था। और इसके अलावा सफारतकार जो पाकिस्तानी एम्बेसी में काम कर रहे थे इंडिया में, काफ़ी इंडियन अपोजिशन पॉलिटिशियंस और 10 दीगर मुल्कों के जो है हुकूमतों ने भी अपने डिफरेंट ग्लोबल डिजिटल राइट्स पे आवाज़ जो उठाने वाले हैं वो कुछ नहीं एतराज़ कर रहे कि जनाब ये नहीं बेचा जा सकता, ये नहीं होना चाहिए, और ये जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कोई स्टांस नहीं आया इस पे। बिल्कुल, ये काफ़ी इस पे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, और काफ़ी कॉल्स भी आई हैं। यही कॉल आई जिसमें हमने भी इसमें आवाज़ ज्वाइन की है
कि जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज हैं इनकी कोई इंटरनेशनल रेगुलेशंस मौजूद नहीं है, और जब तक इंटरनेशनल रेगुलेशंस ना हो इन कंपनियों को जो है चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी बेचना बंद कर दे हुकूमतों को, क्योंकि हुकूमतें भी जो है किसी कवानीन के तहत जो है काम नहीं कर रही, बगैर किसी कवानीन को इनको जो है आगे एक्सपोर्ट कर रही हैं, कंपनियां इनको बेच रही हैं, हुकूमतें इसको इस्तेमाल कर रही हैं और कोई स्टैंडर्ड्स या कंट्रोल्स नहीं है। अगर दीगर आप देखें जो यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है, इन सब की क्यूरियोसिटी, क्या ये कहना सही होगा कि अगर तो आपका फ़ोन, आपकी डिवाइस हैक हुई हुई है और जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं और माइक वगैरह सब कुछ ऑन हो रहा है एंड आपको कभी पता भी नहीं चलेगा? क्या आपके ये कहने का मतलब है क्योंकि iOS जो अब टेक्नोलॉजी आई है, iPhone 12 वगैरह देखें उस पर स्क्रीन पे एक डॉट आ जाता है, गलती से भी अगर आपका कैमरा ऑन हो तो एक वो रेड रंग का डॉट, माइक हो, रिकॉर्डिंग ऑन हो तो ग्रीन रंग का डॉट, मतलब आपका मतलब है कि ये चीज़ें नहीं फिर आती हैं अगर आपका हैक हुआ है फोन? बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत सस्पिशियस और बहुत ज़्यादा एक इंसिडियस किस्म का वायरस है जिसमें ये एक्सेस हो रहा होता है लेकिन आपको मालूम नहीं। ये डॉट वाली जो बात है, आपका बहुत अच्छा सवाल है, आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या है। शुक्र है मेरा फ़ोन अभी तक इससे हैक नहीं हुआ तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो टेक्नोलॉजी का जो काम है वो इसी तरह। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी इस तरह के अटैक्स होते हैं या स्टोरी सामने आती है तो जितनी मोबाइल फ़ोन की कंपनियां हैं और इंटरनेट की कंपनियां हैं वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करती हैं ताकि इस किस्म के वायरस जो है उसके लूप होल्स में अंदर जा ना सके। लेकिन ट्रैजिक बात यह है कि टेक्नोलॉजी हर वक्त जो है इवॉल्व कर रही होती है, हर वक्त बदल रही होती है, तो ये हैकर्स जो होते हैं, इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, वो रिसर्च में मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करती हैं ताकि और कोई लूपहोल या और कोई तरीका वो ढूंढ लें कि मोबाइल फोन को इन्फेक्ट किया जा सके। इसमें फेसबुक ने जो है NSO ग्रुप को जो है सू किया है, कोर्ट में उन पे केस किया है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 2 सालों में व्हाट्सएप के वीडियो कॉल्स लोग जो है मिस करते थे और जब वो मिस करते थे वीडियो कॉल तो उनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता था। तो इस बुनियाद पे जो है उनका केस भी कोर्ट में जारी है, तो काफी इस पे हल्ला गुल्ला तो मची हुई है। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे किस तरह से हुकूमतें और कंपनियां इससे तो रिस्पॉन्ड करें। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया आपका उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद थे, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं और फेसबुक ने जनाब NSO पे केस कर दिया है अब इस बात के लेकिन बाद। मैं उसामा से ऑब्वियसली बहुत सी बातें समझनी थी, लेकिन और ज़्यादा परेशानी होगी है, खास तौर पे द फैक्ट दैट यू वुडंट इवन नो योर फोन इज हैक, तो उसके लिए भी कुछ और पेगासस के बारे में मैं जितना पढ़ा था, ये आपके फ़ोन पे इस तरह से एक्सेस कर सकता है कि आपके फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कॉल एक्सेस, तो कॉल रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। हम जो 2 लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं, फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है तो उनकी तस्वीर, हमारी तस्वीर फ़ोन से बना के और हमारी वॉइस फ़ोन से रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं। इसीलिए हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है ना कि जब बहुत ही कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही हो या कुछ, तो जहाँ बैठे होते हैं लोग, मीटिंग हो रही होती है, वहाँ सारों के फ़ोन्स जमा करते हैं और एक माइक्रोवेव ओवन में रख देते हैं और उसमें बंद कर देते हैं। वी हैव सीन इट इन सो मेनी। और अगर वो गलती से गर्म कर दे, चला दे, चलो आगे चले, छोड़ दो। इतनी मैंने इंपॉर्टेंट बात की थी कि हम क्यों गरम करेंगे आपका फोन गलती से सालन बनाने के लिए। गुज़श्ता 1 हफ्ते में इतने जानने वालों को कोरोना हो गया है ना कि दूसरी बार भी हो रहा है और जो वैक्सीनेटेड हैं उनको भी हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी नौयत बहुत कम है। कहने का मकसद ये है कि वैक्सीनेट करवा लें अपने आप को, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। सिर्फ कराची की आपको पॉजिटिविटी रेट बता दूं तो 20% हो चुका है, 20 पॉइंट समथिंग है, 20 पॉइंट समथिंग है। कुछ दिन पहले तो ये 24 पे पहुंची हुई थी बात। सो इट्स रियली बैड। अगर डोमेस्टिक ट्रैवल पे आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा तो समझ ही जाए ना कि बड़ी सीरियस बात अब हो चुकी है। 1 अगस्त से वैसे पाबंदी का इतलाक हो रहा है। एट द सेम टाइम ईद के दिनों में माशाल्लाह वैसे मैंने कोई जो शहर का कोरोना पॉजिटिविटी रेट था ड्यूरिंग द ईद डेज और उससे पहले भी मुझे तो कहीं कोई पाबंदी नहीं नजर आई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये नॉर्दन एरियाज को बंद करने की बात नहीं की थी। नॉर्दन एरियाज खुले हुए थे, 7 लाख गाड़ियां जो हैं, फिर कराची जो 24-25% पे वी आर लर्किंग अराउंड 24-25%। सीवीयू खुला हुआ है, हॉक्स पे खुला हुआ है, श्राइन्स खुले हुए हैं। मतलब है कि कोई समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 32 लोग जो हैं दे पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड। इट इज हियर, इट इज सीरियस, इनफैक्ट ज्यादा फैल रहा है। तो प्लीज अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और कोई जल्द वी गोना सी यू टुमारो। स्टे सेफ, गेट वैक्सीनेटेड।